हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें सिंगल वाइंडिंग रहती है और इनपुट जो है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और आउटपुट यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस हमने आउटपुट लिया और इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस हमने इनपुट लिया। अगर आप देखें तो इस डायग्राम में नंबर ऑफ टर्न्स जो इनपुट के हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है N1, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टर्न्स हैं वो N2 है। तो N2 ज़्यादा है तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। N2 ज़्यादा है, अगर N2 ज़्यादा रहेगा तो V2 भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन करंट कम होगा क्योंकि पावर यहाँ पे कांस्टेंट रहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट हमारा कम हो जाएगा। तो ये जो करंट है वो हमारा कम हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्योंकि सेकेंडरी के टर्न्स कम है, प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा है। तो प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और सेकेंडरी में वोल्टेज कम रहेगा, लेकिन करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि अगर वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो करंट स्टेप अप हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है ये वैल्यू लिखने में और इसकी डायरेक्शन देने में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सी मार्किंग देनी है करंट की डायरेक्शन की। मान लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे हमारा I2 कम रहने वाला है तो हम मानते हैं प्राइमरी में 10 एम्पियर है और सेकेंडरी में जो करंट होने वाला है डेट इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर। सो यहाँ पे जो करंट आएगा, अब देखिए अब यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, तो ये बाकी 9 कहाँ जाएगा। KCL यहाँ पे अप्लाई करते हैं अगर हम इस नोड पे, तो बाकी का जो 9 है वो नीचे को आना चाहिए। ठीक है, 10 आया, एक ऊपर 9 नीचे, KCL यहाँ पे हमारा फॉलो कर रहा है। ऐसे ही ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, करंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो अगर ये 1 एम्पेयर है तो ये 10 एम्पेयर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो K का वैल्यू है वो हमने लिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे करंट ये ज़्यादा होने वाला है हमारा। अगर ये करंट हमारा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, इसमें K और इसमें K डिफरेंट है हमारे, एनीवे तो ये अगर हमारा ज़्यादा होने वाला है और यहाँ से अगर 1 आ रहा है तो बाकी 9 कहाँ से आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो ये 10 बन जाएगा। सो हमेशा जो करंट की वैल्यू रहेगी वो जो आपने लिखनी है तो वो ज़्यादा माइनस कम। यहाँ पे अगर देखें इस डायग्राम में तो यहाँ पे 10 मतलब I1 ज़्यादा है तो इट विल बी I1 माइनस I2। यहाँ पे I2 ज़्यादा है हमारा तो इट विल बी I2 माइनस I1, और डायरेक्शन भी वही रहेगी जो हायर करंट की वैल्यू है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है I2 की ज़्यादा है, तो I2 हमारा इस लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये I2 की डायरेक्शन रहेगी। अगर आप KCL का जो कन्वेंशनल सर्किट थ्योरी में हम देखते हैं, अगर हमने एक ही डायरेक्शन लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया है, ये भी हमने क्लॉकवाइज लिया है, तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है तो I1 की डायरेक्शन जो वो फॉलो करेंगे हम, और यहाँ पे I2 ज़्यादा है तो I2 की डायरेक्शन फॉलो होगी। सो यहाँ पे इट विल बी 10 माइनस 1 लेकिन 9 एम्पियर्स। ठीक है, यहाँ भी 9 एम्पियर्स, लेकिन डायरेक्शन जो है अब केसी, अगर आप ये कन्वेंशनल डायरेक्शन नहीं जानते हैं सर्किट थ्योरी की, तो आप सिंपली देखिए कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, या करंट का आप देख लीजिए करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो वहाँ पे आप सिंपली करंट जो है उसका डायरेक्शन फॉलो करिए कि 10 आ रहा है, 1 जा रहा है, तो बाकी 9 जो है वो वहाँ से इस नोड से आउट को फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। और ऐसे यहाँ पे अगर 10 हमारे को इस तरफ में आउटपुट चाहिए और खाली 1 आ रहा है तो 9 जो है वो ऊपर को फ्लो करेगा। ठीक है, इट इज टूवर्ड्स द नोड। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल ऑटो ट्रांसफार्मर की कैसे आपने डायरेक्शन देनी है और कैसे वैल्यू देनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है। होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी टैपिंग्स रहती हैं, ठीक है, टैपिंग्स रहती हैं टर्न्स के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये बेसिकली एक मूवेबल आर्म से होगा। वो मूवेबल आर्म आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे ले आएंगे तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा, ज़्यादा ले जाएंगे तो वो स्टेप अप होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो ये एक वेरिएक है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अच्छा, और एक इसका जो एडवांटेज है वो है बूस्टर ट्रांसफार्मर। बूस्टर ट्रांसफार्मर कहाँ लगे होते हैं, आप देखते हैं कि बहुत लॉन्ग जब ट्रांसमिशन होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होती है। आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, मान लो 11,000
वोल्ट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, या 33,000 हो रहा है, 33 kV हो रहा है, 132 kV हो रहा है, तो उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग ट्रांसमिशन में एक डिस्टेंस के ओवर ए पीरियड ऑफ डिस्टेंस सॉरी वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द कॉपर लॉसेज इन द ट्रांसमिशन वायर्स। तो उसकी वोल्टेज जो कम हो रही है उसको मेकअप करने के लिए हमको बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। वहाँ पर भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर का अगर आप सर्किट जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी टैपिंग्स रहती हैं, तो हम इसको वेरिएक की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आप इस आर्म को मूव कर दीजिए, ये मूवेबल रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, और जिस जिस टैप पे आप लेके जाएंगे वहाँ पे ये आपको उस अकॉर्डिंगली वोल्टेज कम या ज़्यादा मिलेगी। ये हम इसकी एक एग्जांपल है, जो हमारे घरों में जो फ्रिज वगैरह रहते हैं उनके ऊपर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है, तो वो एक ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। उसमें 8 या 10 रहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन की वोल्टेज कितनी हमें कम ज़्यादा ही, क्योंकि 2-3% का ही फर्क पड़ता है, या तो वोल्टेज 2-3% कम हो जाएगी या 2-3% ज़्यादा हो जाएगी। तो ये टैपिंग जो रहेगी ये 98%, 97%, 96%, ऐसे ही ये 100% मान लीजिए, ये 101%, 102%, ऐसे इतना सा वेरिएशन ही होता है वोल्टेज में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो वो वेरिएक जो है वो आपने देख लिया, आपने आपके घर में लगा होगा वो। ऐसे ही हमें जब हम एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे भी वोल्टेज को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी जैसे हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में। तो ये तो हो गया इसके एडवांटेज एप्लीकेशन ऑल्सो, है ना। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो एग्जाम में आता है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें सिंगल वाइंडिंग है। अब सिंगल वाइंडिंग रहेगी तो कम कॉपर यूज़ होने वाली है, सिंगल वाइंडिंग है, तो अगर कॉपर कम रहेगी तो उसका साइज़ कम हो जाएगा। इंसुलेशन भी एक ही वाइंडिंग की लगने वाली है, तो साइज़ भी कम हो गया और कॉस्ट भी कम होगी। इंसुलेशन का कॉस्ट भी कम हो गया, कॉपर का कॉस्ट भी कम हो गया, और लेबर का कॉस्ट भी कम हो गया। तो आप चाहे तो इसको डिटेल के 3-4 पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कॉपर कम है तो कॉपर लॉस भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है, तो एक ही वाइंडिंग में हमारा कॉपर लॉस I2R लॉस होने वाला है। एक वाइंडिंग है तो लीकेज फ्लक्स भी कम होने वाली है। जनरली क्या होता है, 2 वाइंडिंग रहेंगी तो उनमें आपस में जो फ्लक्स होती है वो कुछ लीक कर जाती है, जो एक दूसरे की फ्लक्स से, क्योंकि जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज जनरेट होने वाली E2 वो म्यूचुअल EMF की वजह से होने वाली, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से होने वाली वो EMF, म्यूचुअल EMF। लेकिन यहाँ पे तो एक ही वाइंडिंग है, तो उसकी वजह से लीकेज फ्लक्स का भी जो लॉसेज है वो कम होने वाला है। तो ओवरऑल लॉसेज हमारे यहाँ कम हो गए। अगर लॉसेज कम हो जाते हैं देन अवर एफिशिएंसी विल बी ऑल्सो बेटर, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। और अगर एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, लॉसेज कम हो गए, तो डेफिनेटली वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन आप जानते हैं कि होता क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय उसमें जो चेंज हो रहा है, ठीक है, नो लोड कंडीशन से को जब हम फुल लोड कंडीशन में डालते हैं तो जो लॉस होने वाला है डिवाइड बाय इन टर्म्स ऑफ फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज इनटू 100, वो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं इसके। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्टेप डाउन के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, खासकर तब जब स्टेप डाउन बहुत हैवी वोल्टेज का करना है। अगर आपको यहाँ पे 440 दिया है, 440 से आपको 420 लाना है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, कोई ज़्यादा फ़र्क नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 4400 वोल्ट है और उसको 440 में ट्रांसफ़र करता है, यानी कि के की वैल्यू 0.1 है, तो 10 गुना उसको कम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो कॉमन वाइंडिंग है, ये पार्ट से ये पार्ट कॉमन वाइंडिंग है, अगर गलती से इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया, ये वाइंडिंग का ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे में क्या होगा, ये सीरीज़ बन जाएगा, ये सीरीज़ बन जाएगा, और ये सारी की सारी 4400 जो वोल्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस। उसको लिमिट करने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसका वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा लेस हो रही थी ट्रांसफार्मर एक्शन की वजह से, लेकिन ट्रांसफार्मर एक्शन अब खत्म हो गया है, क्योंकि ये एक कंडक्टर की तरह काम करेगा। बस ये थोड़ा सा जो इम्पिडेंस है इस वाइंडिंग का, ये पार्ट का इम्पिडेंस, यही उसको हल्का सा आपका वो करेगा, क्या कहते हैं उसको, रेजिस्ट करेगा, और ऑलमोस्ट 4400 या उसमें 1% का लॉस अगर होगा, अगर मान लीजिए परसेंटेज इंपिडेंस जो है वो 2% है, तो 2% को वो कम कर देगा, तो 88 वोल्ट कम मिलेगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा वोल्ट है, और यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगा होगा हमारा लोड के क्रॉस वो ख़राब हो जाएगा, वो जल जाएगा, और अगर वहाँ पे कोई ऑपरेटर काम कर रहा है तो उसकी लाइफ को भी बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। तो स्टेप डाउन पर्पसेस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए
कि यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोड से के बीच में, लोड के क्रॉस एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ कोई शॉर्ट हो गया हमारा। ऐसे में क्या होगा कि नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में क्या था कि अगर फॉल्ट होता है तो हमारे मालूम है कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेरी हैवी करंट फ्लोज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में देवर टू वाइंडिंग, दो वाइंडिंग थी उसमें वहाँ पे। तो वो दोनों वाइंडिंग जो थी उनकी जो इम्पिडेंस थी जेड, जो उसे हम कहते हैं, वो थी उसको अपोज करने के लिए इस शॉर्ट सर्किट करंट को। लेकिन यहाँ पे तो एक ही वाइंडिंग रहेगी है, प्राइमरी वाइंडिंग तो आपकी है लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग है नहीं है। आप ये कह दीजिए कि एक ही वाइंडिंग है, कॉमन वाइंडिंग है। तो यहाँ पे जो Z है उसकी वैल्यू बहुत कम होने वाली है ऑटो ट्रांसफार्मर में कंपेयर टू ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो अगर ये Z इतना कम रहने वाला है तो शॉर्ट सर्किट करंट को वो अपोज नहीं कर पाएगा और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो शॉर्ट सर्किट केस में भी ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में एक वीडियो था। और अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसको रिप्लाई करेंगे या उसके बारे में एक नया वीडियो बना सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।